केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग ईथरों के बनाने की विधियां पढ़े थे, आज के लेक्चर में हम लोग ईथरों के गुण पढ़ेंगे। ईथरों के गुण में सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स, ईथरों के भौतिक गुण पढ़ेंगे। तो ईथर जैसा कि आप जानते ही हैं, जो आपको बताया गया है, आर ओ आर या आर ओ आर डैश, आर ओ आर या आर ओ आर डैश सूत्र वाले कार्बनिक यौगिक ईथर कहलाते हैं। तो इसमें ईथरों के भौतिक गुण क्या होते हैं? तो कम अणुभार वाले जो ईथर होते हैं, कम अणुभार वाले ईथर गैस या वाष्पशील द्रव होते हैं। कम अणुभार वाले ईथर क्या होंगे? गैस होंगे या तो वाष्पशील द्रव होते हैं। और द्रव ईथर अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं, मतलब इनका क्वथनांक बहुत ही कम होता है, इसीलिए क्या होते हैं? वाष्पशील होते हैं। या अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं, इनकी वाष्प भी क्या होती है? आग पकड़ लेती है। जैसे आप स्प्रिट देखे होंगे तो स्प्रिट भी ज्वलनशील होती है तुरंत, वैसे क्या होते हैं? ये भी अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं। दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ईथरों के क्वथनांक इनके समावि, जैसे मान लिया कि एथिल एल्कोहल, जैसा कि आपको बताया जा चुका है, एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? CH3CH2OH। इसका समावि ईथर क्या होगा देखेंगे, CH3OCH3, दोनों का और सूत्र क्या होगा? C2H6O होगा ना। तो इनके क्वथनांक क्या होते हैं? ईथरों के कम होते हैं, क्योंकि ईथरों के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। एल्कोहल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध, जैसा कि आपको एल्कोहल में इसी चैप्टर में आपको बताया गया, जैसे ROH है, या O पे डेल्टा माइनस, H पे डेल्टा प्लस, यह हाइड्रोजन जो होगा दूसरे ऑक्सीजन के साथ पुनः क्या करता है? यह हाइड्रोजन बंध बना देता है। ऐसे यहाँ पे H जुड़ा रहेगा, यहाँ पे फिर डेल्टा माइनस हो जाएगा, तो यही हाइड्रोजन बांध है। तो एल्कोहल ROH के बीच क्या होता है? हाइड्रोजन बांध होता है। ROH एल्कोहलों के मध्य, ROH के मध्य, अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बांध होता है, इसलिए इनके क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। ईथरों के अणुओं के मध्य चूंकि नहीं होता हाइड्रोजन बांध, इसलिए इनके क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च नहीं होते हैं। ईथर के क्या होते हैं? उनके संगत एल्केन का भी, कोई भी ईथर ले लें आप, C2H6O ले लें, तो उसके संगत एल्केन जो होगा, मतलब उसका जो अणुभार होगा, जैसे CH3O का अणु सूत्र C2H6O होगा, इसका अणुभार निकालेंगे तो 46 आ जाएगा। अणुभार क्या हो जाएगा? 46। तो लगभग समान अणुभार का एल्केन कोई भी ले लें, एल्केन जैसे मान लिया कि C3H8 है, C3H8, तो 12 36, 36 8 42, तो इसका क्या होगा? इसका और इसका लगभग क्या होंगे? दोनों के बराबर होंगे। तो ये दिया गया है इसमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट कर लेंगे। तीसरा पॉइंट है, ईथर जल में अल्प विलय होते हैं, चूंकि ये ध्रुवीय होते हैं नहीं, अध्रुवीय होते हैं, इसलिए क्या होते हैं? यह जल में अल्प विलय होते हैं, क्योंकि ये जल के अणुओं के साथ क्या करते हैं? हाइड्रोजन बंध भी नहीं बनाते हैं। एल्कोहल वाले में आपको बहुत ही डिटेल में इसको बताया गया है, आप वहाँ से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। अब आप यहाँ आगे जानेंगे ईथरों के रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो ईथर जैसे पूछा जाता है, जैसे ईथर क्या होते हैं? अपेक्षाकृत कम क्रियाशील यौगिक हैं, मतलब यह निष्क्रिय यौगिक हैं। ईथर क्या होते हैं? यह निष्क्रिय यौगिक होते हैं। यह सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम पोटेशियम से क्रिया नहीं करते हैं, मतलब इतने निष्क्रिय होते हैं। सोच लीजिए, सोडियम और पोटेशियम बहुत क्रियाशील धातुएं हैं, इनसे भी क्या करती हैं? क्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें जो क्रियात्मक समूह है, जैसे क्रियात्मक समूह मतलब इसमें द्विसंयोजी ऑक्सीजन होता है, या द्विसंयोजी ऑक्सीजन समूह क्या होता है? बहुत ही कम क्रियाशील होता है, मतलब यह सक्रिय नहीं है। अब तक जितने भी क्रियात्मक समूह, जितने भी यौगिक क्रियात्मक समूह, जैसे CHO, COOH, OH, CO, जितने भी क्रियात्मक समूह वाले यौगिक हैं, उन सब में सबसे कम क्रियाशील मतलब निष्क्रिय है। यह ठंडे तनु अम्ल, ऑक्सीकारकों तथा अपचायकों के साथ भी क्रिया नहीं करता है। इसकी कुछ प्रमुख रासायनिक अपक्रियाएं नीचे दी जा रही हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट अपक्रिया है, आपके NCERT के सिलेबस में केवल यही है, ईथर, एल्किल ईथर का केवल एक यही क्रिया दिया भी है, HI के साथ क्रिया। तो ईथर की गर्म एवं सांद्र HI के साथ क्रिया कराने पर एल्किल आयोडाइड प्राप्त होते हैं। मतलब ईथर यदि हो आपका, जैसे यहाँ रिएक्शन देखा है, ROR लिखा गया, ROR डैश, भिन्नता के लिए लिख दिया गया, +2HI, तो एक RI इस एल्किल समूह के साथ भी बनेगा, एक R डैश I। यहीं पे देखेंगे
डाई एथिल ईथर का छोटे में दिखा रहा है यहाँ पे, डाई एथिल ईथर का C2H5O प्लस 2HI, नोट्स में आपको क्लियर होगा। तो क्या 2C2H5 प्लस H2O। जैसे इसमें ROR है तो ROR मान लीजिए कि हम यहाँ ले लें, यदि यह लेते हैं ROR में यदि हम यह लेते हैं मान लीजिए C2H5O यदि दोनों लेंगे HI के साथ क्रिया कराएंगे, ये दोनों चूंकि समान है तो 2 हो जाएगा, प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा 2C2H5I प्लस H2O हो जाएगा, ठीक ना। यदि ये दोनों क्या हो भिन्न हो, ये दोनों क्या हो भिन्न हो तो अलग अलग होगा। तो डाई एथिल ईथर के साथ क्रिया लिख सकते हैं यहाँ, डाई एथिल ईथर के साथ क्या कर सकते हैं क्रिया लिख सकते हैं। इसी में देखेंगे दिया है यह चीज़, जैसे ईथरों की ठंडे एवं सांद्र HI के साथ, जैसे ऊपर वाला ये गर्म है, यह गर्म के साथ है, और सांद्र के साथ पूछेगा तो यह बन जाएगा HI के साथ, तो यह सांद्र रहे ROH मतलब एक एल्कोहल बन जाएगा और एक आयोडाइड बन जाएगा। तो यहाँ पर रिएक्शन लिखा गया देखेंगे CH3O C2H5O प्लस HI, तो क्या प्रोडक्ट हो जाएगा, एक एल्कोहल हो जाएगा और एक CH3I हो जाएगा, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट अब क्रिया है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट अब क्रिया है, आप इसको कर लेंगे, ठीक ना। तो आगे देखेंगे PCl5 के साथ क्रिया, PCl5 के साथ क्रिया भी वैसे ही होती है जैसा पहले है। ईथर को PCl5 के साथ गर्म करने पर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होती है। देखिए ROR प्लस PCl5 2RCl प्लस POCl3, यहाँ डाई एथिल ईथर, या नाम अवश्य आप लिखते जाएंगे, डाई C2H5 को C2H5 के साथ लिखा गया है, तो क्या प्राप्त हो रहा है 2 अणु एथिल क्लोराइड का, ठीक है। अब यहाँ पे अगला है इसमें हैलोजनीकरण। हाला क्या है हैलोजनीकरण, तो अंधेरे में जैसे डाई एथिल ईथर का सूत्र यहाँ लिखा गया CH3 CH2O CH2 CH3, तो अंधेरे में जब यह क्लोरीन के साथ क्रिया करता है, यहाँ क्रियात्मक समूह क्या है O है, इससे जुड़े कार्बन को, क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं CH2 वाले को, और इससे जुड़े कार्बन को हम बीटा। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पे यह चीज़ है, जैसे CH3 CH2O है या OCH2 और CH3, तो यह कार्बन हो जाएगा अल्फ़ा, इधर वाला भी कार्बन होगा अल्फ़ा, तो एक को हम अल्फ़ा मान लेते हैं और एक को अल्फ़ा डैश मान लेते हैं। दूसरा कार्बन होता है यह बीटा, एक मान लीजिए कि यह क्या हो जाएगा बीटा डैश, मतलब किसी क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन को, सीधे कार्बन को हम अल्फ़ा कार्बन किसी भी यौगिक में, जैसे मान लीजिए कि हम लिखा है यह CH3CHO को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, CH3CHO ऐसे देखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो क्रियात्मक समूह क्या है CHO है, इससे जुड़ा कार्बन यह है, तो यही अल्फा कार्बन है। इसमें कितने हाइड्रोजन है, तीन अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ देखेंगे आप अंधेरे में जब क्रिया करता है क्लोरीन के साथ, तो इसका अल्फा मतलब यह हाइड्रोजन और यह हाइड्रोजन दो विस्थापित हो जाता है क्लोरीन के द्वारा। तो प्रोडक्ट देखेंगे यहाँ लिखा गया CH3CH, Cl नीचे लिखा गया है CHO CH इसका नाम है अल्फा डैश, अल्फा, और ये एक अल्फा हो गया तो ये क्या हो जाएगा अल्फा डैश डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर। यदि मान लिया कि यही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराया जाएगा, तो जितने हाइड्रोजन है इसमें 5 इधर है 5 इधर है, जैसे इधर 5 है इधर 5 है, सभी विस्थापित हो जाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखेंगे C2Cl5 इधर वाले को OC2Cl5, तो इसका नाम हो जाता है पर डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर, यहाँ शब्दों में लिखा गया है, ठीक है। दहन कराते हैं, जैसे आप एल्केन का दहन कराते हैं तो दहन क्या होगा वायु की उपस्थिति में होगा, और दहन कराते हैं तो क्या चीज़ बनता है हमेशा किसी भी हाइड्रोकार्बन का, या इसको कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, H2O बनेगा और क्या बनेगा उष्मा बनेगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं आपको, इसमें सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित ईथरों को HI के साथ गर्म करने पर, यह ठंडा है समझ लीजिए कि सांद्र वाला है, HI के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा। तो HI के साथ गर्म कर रहे हैं, जैसे इसमें देखेंगे तो यह एल्कोहल हो जाएगा, O है O के साथ, तो यह है यह वाला पोर्शन जो O से जुड़ा रहता है जनरली एल्कोहल हो जाता है। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा पहला देखेंगे, हल यहाँ लिखा है CH3 CH2 CH3 एल्कोहल OH हो गया, और C2H5 के साथ क्या हो जाएगा I हो जाएगा ये चीज़। और दूसरा देखेंगे यह है, तो इसके साथ यह मिल के क्या हो जाएगा, यह एल्कोहल बना लेगा CH3 CH2 OH, जैसे देखा यहाँ रिजल्ट में, और यह क्या हो जाएगा आपका ईथर हो जाएगा, सॉरी आयोडाइड हो जाएगा। तो इधर से लिखेंगे, देखेंगे लिखा गया CH3 CH2 और तीसरे का प्रोडक्ट देखेंगे इसके साथ, जैसे देखेंगे या CH2 के साथ
CH2 के साथ यह जुड़ा है, इसके साथ वो जुड़ा है, तो एक एल्कोहल हो जाएगा। तो यह एल्कोहल हो गया आपका, इसका नाम फिनोल हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, आयोडाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आप प्रोडक्ट देख लेंगे यह चीज़। अब आगे देखेंगे। अगला प्रश्न इसमें क्या है, एथेनॉल एवं 3 मेथिल पेंटेन 2 से प्रारंभ कर 2 एथॉक्सी 3 मेथिल पेंटेन के विलियमसन संश्लेषण की अपक्रिया लिखिए। तो एथेनॉल का सूत्र यहाँ लिखा गया, देखेंगे एथेनॉल का सूत्र यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ एथेनॉल का सूत्र और 2 मेथिल पेंटेन। एथेनॉल से हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखेंगे एथेनॉल से हम HBr की क्रिया करके एथिल ब्रोमाइड बना लिए, ब्रोमेथेन C2H5। और 3 मेथिल पेंटेन 2 से 3 मेथिल पेंटेन 2 की जब ये सूत्र यहाँ लिखा गया 3 मेथिल पेंटेन 2 का, ठीक ना, सोडियम से क्रिया कराएंगे तो उसका 3 मेथिल पेंटेन 2 मतलब उसका ऑक्साइड आयन, मतलब वो H से क्या हो जाएगा, Na हट जाएगा। ठीक है, अब हम इसका विलियमसन संश्लेषण करा लेंगे। जब आप नोट्स में देखेंगे तो समझ में आएगा ये चीज़ें। तो जब हम विलियमसन संश्लेषण करा लेंगे, जैसे देखेंगे यह चीज़ है, वो Na है यहाँ पे C2H5 Br है, तो Br और Na मिलके NaBr बना लेंगे। वो के जगह पे क्या आ जाएगा आपका C2H5, तो ये प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 2 एथॉक्सी 3 मेथिल पेंटेन। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें क्या है, निम्नलिखित अपक्रियाओं के उत्पाद लिखिए। इसका उत्पाद हमको लिखना, देखिए HBr दिया है, वही चीज़ें फिर इसमें दिया है CH3 CH2O, तो क्या हो जाएगा O, तो क्या हो जाएगा H और प्लस क्या हो जाएगा CH3Br प्लस क्या हो जाएगा CH3Br। देखिए यहाँ पर गलत लिख दिया गया है, प्लस यहाँ पे यह हो जाएगा CH3Br, और दूसरा भी है HBr है, वो इसी से संबंधित है। तो वो C2H5 है, तो वो की जगह पे H आ गया, यहाँ पे फिनोल हो गया, और C2H5Br हो जाएगा। ठीक है ना, और तीसरा देखेंगे इसके साथ क्या है, जैसे यह C2H5O है तो यह H हो जाएगा, C2H5H हो जाएगा, हाँ, और इसके साथ क्या हो जाएगा I आ जाएगा। बहुत आसान है, इसमें आप ध्यान से देखेंगे, जैसे जो रिएक्शन इसमें दिखा जा रहा है आप ध्यान से देखेंगे, यह चीज़ बहुत आसान है जो लिखा गया है। जैसे इसी में प्रोडक्ट बताना है, जैसे इसमें तीनों का प्रोडक्ट बनाना है, चाय से क्रिया कराना है, तो H उसके साथ जाएगा जो O जुड़ा रहेगा O के साथ, तो CH3O के साथ H जाएगा। ठीक ना, सॉरी नहीं, CH3 के साथ क्या हो जाएगा Br जाएगा, नहीं इसके साथ O जाएगा, या CH3 CH2OH के साथ। उसी तरह से दूसरे वाले में भी आप देख लेंगे, जैसे ऊपर आपको समझाया गया इसमें। जैसे इसका प्रोडक्ट देखेंगे, इसके दूसरे का O है, तो O के साथ क्या हो जाएगा H चला जाएगा, तो O के साथ H चला गया तो क्या होगा, यह प्रोडक्ट होगा ना, इसी देखेंगे रिवेंजिन लिंक के साथ, और C2H5 के साथ क्या चला जाएगा Br चला जाएगा। ऐसे ही तीसरा भी है, तीसरा भी आसान है, देखेंगे CH3 थ्राइस C O C2H5, तो CH3 थ्राइस C के साथ क्या हो जाएगा I आ गया, O C2H5 है तो C2H5OH हो गया यहाँ पे। ठीक है, बहुत आसान है, आप करेंगे, ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, ईथर बनाने की 2 रासायनिक समीकरण दीजिए। विलियमसन संश्लेषण दिया गया है, तो ऊपर आपको इस लेसन में दिया ही गया है, आप उसे कर लेंगे। ठीक है, बहुत आसान चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप अवश्य करेंगे इसे। ठीक ना, ईथर बनाने की 2 रासायनिक समीकरण, तो ईथर बनाने की जैसे आप ले सकते हैं एथिल एल्कोहल को, मतलब प्राथमिक एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर, जैसे मान लीजिए कि C2H5OH के साथ सांद्र H2SO4 के साथ जब हम गर्म करेंगे 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर 140 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या प्राप्त होता है, जल का अणु निकल जाता है, C2H5O C2H5 प्लस H2O बन जाता है। इसकी क्रियाविध भी आपको क्या की गई है, बताई गई है नोट्स में, पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो अब आप जानेंगे यहाँ पे एनिसोल। एनिसोल क्या है यार, एरोमेटिक ईथर है। एनिसोल क्या है, एरोमेटिक ईथर है। इसका सूत्र क्या है C6H5OCH3। आप बेंजीन रिंग से बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, आप बेंजीन रिंग ऐसे बना लेंगे एनिसोल का, तो यह बेंजीन रिंग होगा। एनिसोल इसी का नाम दिया गया OCH3। इसका नाम देखेंगे, जैसे यह तो बेंजीन हो गया, और OCH3 को मेथाक्सी पढ़ते हैं, तो एनिसोल का नाम मेथाक्सी बेंजीन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसको, मेथाक्सी बेंजीन। ठीक है,
तो यह एरोमेटिक श्रेणी का प्रथम सदस्य है। यह एरोमेटिक ईथर श्रेणी का, एरोमेटिक ईथर श्रेणी जो है उसका यह प्रथम सदस्य है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे इसकी बनाने की विधियाँ। तो बनाने की विधियाँ लिख दिया, लेकिन मैं एक ही विधि दूंगा, एनसीईआरटी में एक ही विधि है, इसलिए एक ही विधि दिया जा रहा है। तो सोडियम फिनॉक्साइड की, ये भी विलियमसन संश्लेषण है। तो यहाँ पे एथिल अल्कोहल की उपस्थिति रहता है, अल्कोहलिक विलयन की उपस्थिति में क्रिया होती है C2H5OH की उपस्थिति में। ठीक ना। तो सोडियम फिनॉक्साइड की जब हम क्रिया कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड का सूत्र क्या होता है, C6H5ONa। जब हम इसकी किसी भी आयोडाइड से क्रिया कराएं, जैसे देखेंगे ICS3 से क्रिया कराया जा रहा है प्लस ICS3, तो Na और I क्रिया करके बना लेंगे NaI, क्या प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ देखेंगे C6H5OCS3 प्रोडक्ट हो जाएगा। वही क्या है, एनिसोल या इसी को कहते हैं मेथॉक्सी बेंजीन। ये बनाने की विधि है। रासायनिक गुण क्या है, रासायनिक गुण पहला आपका एनिसोल की HI के साथ क्रिया, तो वैसे ही HI है तो देखेंगे यहाँ पे C6H5O है, तो O के साथ आपका क्या चला जाएगा, H चला जाएगा। प्रोडक्ट क्या हो गया C6H5H, CS3 के साथ क्या चला जाएगा I, मेथिल आयोडाइड हो गया HI। ठीक है, अब आगे देखेंगे आप इसमें क्या है इसकी क्रिया। जैसे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं, एरिल एल्किल ईथर में उपस्थित एल्काक्सी समूह, जो यह एल्काक्सी समूह होते हैं, प्लस R प्रभाव द्वारा, किस प्रभाव द्वारा, प्लस R मतलब रिजोनेंस प्रभाव द्वारा आर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देते हैं। आर्थो और पैरा स्थितियों पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व यह बढ़ा देते हैं। जब आर्थो और पैरा स्थितियों पर जब यह इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाएंगे तब क्या होता है, देखेंगे आप, देखिए इलेक्ट्रॉन से नई प्रतिस्थापन क्रियाओं में वहाँ पर जब ये बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर देखिए बढ़ा देंगे मतलब आर्थो और पैरा पोजीशन क्या होता है, देखेंगे आर्थो और पैरा पोजीशन क्या होते हैं किसी के भी सापेक्ष। आर्थो पोजीशन जैसे OR है, यहाँ पे आर्थो होगा या यहाँ पर आ जाता आर्थो होगा, और पैरा क्या होगा यहाँ पे होगा। तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे बढ़ा देते हैं। जैसे OR है, जैसे देखिए OCS3, R के जब CS3, तो O के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक R के साथ बना लिया, एक यहाँ बेंजीन रिंग के साथ, यहाँ एक बेंजीन रिंग के साथ बनाया होगा। ठीक है, तो देखेंगे यह इलेक्ट्रॉन पेयर, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वहाँ से बेंजीन रिंग वाले कार्बन के पास आ रहा है, और वह उसी समय यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से आ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस आ गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक प्लस हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पे आ रहा है, तो यहाँ से जब यहाँ आ रहा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस होगा, और माइनस वाला आ रहा तो क्या करेंगे यार डबल बॉन्ड बना लेगा। ये डबल बॉन्ड बनाया ना, यहाँ पे देखेंगे ये डबल बॉन्ड बन गया, यह माइनस। अब यहाँ से यह इलेक्ट्रॉन जैसे आपका यहाँ से जब यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे इस कार्बन पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे माइनस आ जाएगा, जैसा कि इस संरचना में दिखाया गया अगले में, इसमें तीसरे वाले में। तो यहाँ प्लस माइनस मिल के क्या करेंगे, यहाँ पे एक बांड बना लेंगे अगले वाले में, जैसा कि देखेंगे तीसरे में यहाँ पे दिखाया गया बांड को, यही ना बांड इसमें तीसरे वाले में या डबल बांड क्या किया गया है दिखाया गया है, यहाँ पे या डबल बांड एक बना दिया गया है, यहाँ माइनस हो गया। फिर यह इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ से यहाँ जाएगा, या इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। अब प्लस माइनस मिल के क्या करेंगे एक बांड बना लेंगे, तो चौथे संरचना में देखेंगे क्या है डबल बांड बन गया है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, देखेंगे चौथे संरचना माइनस हो गया। फिर ये डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ से यहाँ चला जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, प्लस आएगा ना यहाँ पे, तो प्लस माइनस मिल के देखेंगे क्या किया यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिए हैं, और OR के पास क्या आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये रिजोनेंस प्रभाव है। तो किस पोजीशन पे देखेंगे, यहाँ पे जैसे यह आर्थो पोजीशन है, यह पैरा पोजीशन है, और ये भी क्या है पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अधिक हो रहा है, माइनस चार्ज आ रहा है ना यहाँ पे। हाँ, तो जब माइनस चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, मतलब वहाँ पे क्या अटैक करेगा तब इलेक्ट्रॉन से नहीं, जो उसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो इसीलिए क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन क्रियाएं देते हैं, और आर्थो और पैरा पोजीशन पे यह देते हैं इलेक्ट्रॉन से नहीं। तो आर्थो तथा पैरा स्थितियों पर देखेंगे, इसमें आर्थो तथा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने के कारण एरिल एल्किल हैलाइड ओ आर्थो तथा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन क्रियाएं देते हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और जानेंगे आप, एल्काक्सी समूह क्या है OR फिनोलिक समूह की तुलना में कम सक्रियक समूह है, मतलब यह एक्टिवेटिंग ग्रुप है। फिनोलिक समूह आपको बताया गया फिनोल में यह एक्टिवेट करता है, बेंजीन रिंग से जब जुड़ा रहता है, मान लिया कि यह बेंजीन रिंग है
इसमें यदि फिनोल OH जुड़ा है तो यह क्रिया करने के लिए, प्रतिस्थापन के लिए एक्टिवेट करता है, इसको और सक्रिय बनाता है। मतलब यह बेंजीन से भी आपका सक्रिय फिनोल। लेकिन जैसे ही यहाँ पे जैसे OCH3 जुड़ जाए, OR जुड़ जाए, तो इस OH की तुलना में क्या हो जाएगा, वह कम हो जाएगा। इस OH की तुलना में क्या हो जाएगा, वह कम हो जाएगा। ठीक है। अब आगे देखेंगे, इसमें आगे जो आपको बताया गया है, यहाँ पे चीज़ें बता दी गई आपको। एल्काक्सी समूह, फिनोल का आर्थो पैरा पोजीशन और एल्काक्सी समूह का बता दिया गया कि एल्काक्सी समूह कब सक्रिय समूह है, पूछा जा सकता है। यहाँ प्रश्न आप नोट सकते हैं। फिनोल और एनिसोल में कौन अधिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं देगा, यहाँ प्रश्न आप नोट करेंगे। फिनोल और एनिसोल में कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं देगा और क्यों, तब बताएंगे। फिनोल और एनिसोल में फिनोल आसानी से इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं देगा क्योंकि फिनोल में OH समूह सक्रियक समूह है और वो मेथाक्सी समूह की तुलना में क्या है, सक्रियक समूह है। ठीक है। अब अगला पॉइंट इसमें देखेंगे क्या है। अब इसमें इसकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं दिया गया कुछ। तो पहला दिया गया ब्रोमीनीकरण, बहुत आसान है, OCH3। तो ये अब आर्थो पैरा हो गया, मतलब अगला जो आएगा आर्थो पैरा पाएगा। तो FeBr3 मतलब हैलोजन वाहक है। जैसे FeCl3 होता है, यदि क्लोरीन से क्रिया कराते तो Cl3 होता है, बताया गया हैलोजनीकरण में। ठीक ना। तो एनिसोल हैलोजन वाहक FeBr3 की उपस्थिति में क्रिया करके 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिसोल, वही 3Br2 है, तो दूसरे पे आ जाएगा। मतलब यह पोजीशन 1 होगा तो यह 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। किस किस पोजीशन पे है, दूसरे पे है, चौथे पे है, छठवें पे है। 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल बनाता है। ये यदि CH2 की उपस्थिति में ब्रोमीन से कार्बन डाइसल्फाइड अक्रिय विलायक की उपस्थिति में कराएं तो केवल आर्थो एंड पैरा ब्रोमो एनिसोल, जैसे देखेंगे यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है। CH2 को उपस्थित कराएंगे तो यहाँ आर्थो पोजीशन पे Br आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पैरा। या नाम नीचे नहीं लिखा गया, आप लिख लेंगे, ऊपर लिखा गया। इसका आर्थो ब्रोमो एनिसोल, इसका पैरा ब्रोमो एनिसोल हो जाएगा। नाइट्रीकरण रिएजेंट क्या होता है, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है। तो इसका जब कराएंगे तो ये भी क्या होगा, NO2 समूह आर्थो पे आ जाएगा और क्या आ जाएगा, पैरा। तो इसका नाम हो जाएगा आर्थो नाइट्रो एनिसोल, इसका क्या हो जाएगा, पैरा नाइट्रो एनिसोल। उसके बाद देखेंगे सल्फोनीकरण के लिए किस पे कराया जाता है, एनिसोल का, एनिसोल है ना यह। सल्फोनीकरण एनिसोल का कैसे, सांद्र H2SO4 द्वारा CH2 की उपस्थिति में कराया जाता है। तो यह SO3H आर्थो पोजीशन पे आ जाएगा, पैरा पोजीशन पे। अब इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में देखेंगे OCH3, जैसे OCH3 है, SO3H है, इसकी वरीयता अधिक है SO3H की। SO3H का वरीयता अधिक है, तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, जैसे देखेंगे SO3H हो गया, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इसके तुलना पे यह देखेंगे, जैसे यह पहला पोजीशन हो जाएगा, इसके तुलना पे यह क्या हो जाएगा, दूसरा पोजीशन होगा 2, या आर्थो कह सकते हैं। तो आर्थो मेथाक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये भी नाम लिख सकते हैं, 2 मेथाक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर नाम लिखा गया, देखेंगे आर्थो में, यह क्या हो जाएगा, वही पैरा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिडल क्राफ्ट प्रक्रिया दिया गया, देखेंगे तो फिडल क्राफ्ट प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में होता है, जैसे एनिसोल हो गया प्लस CH3Cl, मैं पढ़ रहा हूँ उसमें, देखेंगे आप, प्लस CH3Cl। फिडल क्राफ्ट प्रक्रिया में उत्प्रेरक क्या होता है, निर्जलीय Cl3। तो CH3 ग्रुप क्या होगा, आर्थो पोजीशन पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पैरा पोजीशन पे। तो पहले का नाम क्या हो जाएगा, आर्थो मेथिल एनिसोल, और दूसरे का नाम क्या हो जाएगा, पैरा मेथिल एनिसोल। सब आसान है, ये सब चीज़ें देखेंगे आप, बेंजीन जैसा है, चाहे नाइट्रो बेंजीन जो भी पढ़े होंगे, जब क्रियाएं आसान है। आप एनिसोल आप देख लेंगे, एनिसोल का जो क्रिया दिया गया है चारों आसान है बेंजीन की, और इसे कर लेंगे। इसमें पूछा भी जाता है, मैं प्रश्न ले लिखा हूँ, चूँकि लेक्चर अधिक हो गया है, तो प्रश्न में पूछा जाता है एनिसोल का, मान लीजिए पूछते हैं एनिसोल का हैलोजनीकरण, एनिसोल का नाइट्रीकरण, एनिसोल का सल्फोनीकरण, एनिसोल का फिडल क्राफ्ट क्रिया। मतलब एनिसोल बनाने का प्रश्न पूछ देगा, एनिसोल बनाने की क्रिया दीजिए, एनिसोल के नाइट्रीकरण की क्रिया, एनिसोल के सल्फोनीकरण की क्रिया, एनिसोल की फिडल क्राफ्ट क्रिया दीजिए।
ठीक है। तो ईथर में बस इतना ही आज के लेक्चर में। और आप क्या करेंगे, जितने भी एनसीईआरटी की जो बुक होगी उससे आप करने का सभी प्रश्न करेंगे, जो प्रश्न नहीं आएगा उसे आप लोग पूछेंगे, ठीक है। तो यह लेसन आपका यहीं समाप्त होता है, एल्कोहल, फिनोल और ईथर। इस लेसन का कुल हमारा इसमें 11 लेक्चर है, इसमें 11 पीरियड में पढ़ाया गया है। तो यदि आप देखना चाहते हैं 11 पीरियड में, तो आप सभी एक ही साथ देखना चाहते हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे चैनल मनोज कुमार सिंह को। सब एक साथ भी आप क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। अब एक साथ देखेंगे तो सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ती चली जाएंगी, ठीक है। तो आज के क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।